Hello dear students, myself Dayendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha। तो अब तक हम EMI और AC EMI कंप्लीट पढ़ चुके हैं और एक जो हमारा बीच का चैप्टर रह गया है which is gravitation। Today we will discuss about gravitation। Okay, so in gravitation first we will discuss about Newton's law of gravitation। So according to Newton's law of gravitation, two point masses m1 and m2, पहली बात ये कैसे होने चाहिए, पॉइंट मास। अगर दो पॉइंट मास r डिस्टेंस की सेपरेशन पे रखे हुए हैं तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। This was Newton's law of gravitation। यहाँ पर g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यहाँ से आप इसकी यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो अब इस फोर्स की कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, अब पॉइंट कि ये फोर्स दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्स हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। और दूसरी बात कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है इन नेचर। और तीसरी बात, एक्शन रिएक्शन पेयर। अब यहां पर अगर हम देखें ये इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग है तो फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही लगेगा। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लग रहा है फोर्स, और जितना फोर्स इस पे लगेगा, पहली बात अट्रैक्शन का फोर्स होता है, दिस इज फोर्स F21 एंड दिस इज फोर्स F12। तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है और वेक्टर में देखें तो F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। ठीक है, और यहां पर कोई पॉजिटिव मास नेगेटिव मास ऐसा कुछ नहीं होता, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, तो यहां से ये चैप्टर काफी हद तक इलेक्ट्रोस्टैटिक को रिजेंबल करता है, उसका जो पहले का पोर्शन है उससे। अब जैसे मुझे किसी ये कोई रॉड है और इसकी लेंथ L और इस रॉड से किसी डिस्टेंस D पे एक पॉइंट मास है M और इस पे लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा केजी पर मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखे और यहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड फोर्स बिटवीन मास m एंड लीनियर मास रॉड।
तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पूरा मास जो है इसको हम सेंटर पे मान लें और फिर इसमें बीच में फोर्स निकाल लें, वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो पॉइंट मासेस के लिए डिफाइन होता है, तो यहाँ पर हमें पॉइंट मास ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस मास से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास ले लेते हैं dx का, जैसा हम चार्ज लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग बच्चों को डाउट आता है कि सर चार्ज में तो आपने कहा था कि सेंटर ऑफ चार्ज जैसी कोई चीज होती नहीं, लेकिन यहाँ पर सेंटर ऑफ मास तो होता है, तो फिर हमने सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ा था जब हमें उस ग्रेविटेशन में यूज ही नहीं कर सकते। देखो, सेंटर ऑफ मास जो है वो सिर्फ इसलिए पढ़ा था कि एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उस पे जो नेट फोर्स लगेगा, उस पे जो नेट फोर्स लगेगा उसको आप मान सकते हो कि वो कहां लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे। उससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास पे। मतलब अब ये चार्ज इस पे फोर्स कितना लगाएगा वो आप न्यूटन्स लॉ से फाइंड करेंगे, लेकिन उसका एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है तो उसको आप मान सकते हो कि वो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में छोटा सा फोर्स df विल बी इक्वल टू g, m1 इज m और m2 हो जाएगा आपका लैम्डा dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम d से लेके d प्लस एल तक। गॉट माय पॉइंट। तो ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर है बिल्कुल, तो उन्हीं चीजों को हम देखते हैं। अब यहां पर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड आता है। ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर कई बार इसको ग्रेविटेशन जा सकता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ओके। और इसको कई बार आई से डिनोट करते हैं और कई बार स्मॉल जी से। इसका फंडा भी अलग है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। आई से मोस्टली डिनोट किया है एच सी वर्मा वगैरह में, तो हम इसको भी आई से डिनोट करेंगे। है बेसिकली ये ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज। तो ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हो जाएगा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए यूनिट मास। अब इसमें पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, नेगेटिव भी हो नहीं सकता, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यूनिट मास पे कितना फोर्स लग रहा है तो वो उस जगह का ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हो जाएगा। नाउ अगर मैं एक मास m लूं और इससे r डिस्टेंस पे दूसरा एक यूनिट मास मतलब 1 kg लूं, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो पहली बात इस पे फोर्स इधर लगेगा, और कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा इस पे g m1 अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आई, या आप इसको कई जगह ई भी लिखा हुआ है ताकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिजेंबल किया जा सके, तो आप उससे कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस फोर्स इज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। अब अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आर वेक्टर तो इधर है और फोर्स लग रहा है इसके अपोजिट, क्योंकि हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। अट्रैक्शन का फोर्स मतलब आप यूं समझो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द मास होगा, ठीक है, ऐसा।
तो कितना ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी अगर वेक्टर में देखें तो वो कितनी होगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और वो किस डायरेक्शन में लग रही है, माइनस आर कैप में, वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो अब नेगेटिव चार्ज को लेके आप सारी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था वगैरह वगैरह। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द मास होता है, ठीक है। लिया ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। इसके बाद अब हमने पॉइंट मास का देख लिया, अब डिस्क्रीट मास के 3-4 मास आ जाएं तो कैसे करेंगे वो सब आप जानते हैं। अब हम ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है मास m की। अच्छा, जैसे हमने ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकाल लिया आई, अब अगर किसी भी जगह पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आई है और उसमें मास m रखा हुआ है तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा उस पर एम आई वेक्टर। जैसे उसमें लगता है क्यू ई, फोर्स क्या लगता है क्यू ई, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा एम आई, ठीक है। सिंपल है, दोनों एकदम बिल्कुल सेम है, किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं। अब यहां पर मुझे इस सेंटर पे जैसे कि लैम्डा चार्ज डेंसिटी दे रखी है, लैम्डा मास डेंसिटी है, और इसके यहां पर मुझे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी है, रेडियस आर है। तो मैं क्या चार्ज में किया था कि थीटा पे जाएंगे और एक डी थीटा का एलिमेंट लेंगे और ये हो जाएगा आपका स्मॉल मास डीएम, डीएम विल बी लैम्डा आर डी थीटा, और इसकी वजह से जो मैग्नेट क्या रही यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी वो टूवर्ड्स द मास इधर होगी इस डायरेक्शन में। तो इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक इधर और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, तो इधर पहले छोटा सा इंटेंसिटी डी आई कितना होगा, डी आई विल बी जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो उसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा जी, मतलब डी आई इन एक्स डायरेक्शन, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और इसको जब आप जी डी एम की वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके पाई तक, दिस विल बी 0। मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी नहीं होगी, जो भी होगी वर्टिकल होगी। और वर्टिकल कितनी आएगी तो वो भी देख लें अपन। वर्टिकल कंपोनेंट होगा जी डी एम इज लैम्डा आर डी थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें तो जी लैम्डा अपॉन आर ये तो बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट 0 टू पाई। लिमिट आप एक्सचेंज कर दें, जी लैम्डा अपॉन आर कॉस 0 1 माइनस कॉस पाई माइनस 1, तो कितना आया 2g लैम्डा अपॉन आर। हमारा वहां पर था कि 2k लैम्डा अपॉन आर, तो यहां पर k आप क्या रिप्लेस कर दें, जितने भी k की टर्म्स आई थी जिसमें उसको आप रिप्लेस कर दो g से। k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका निकल जाएगा। उसके बाद जैसे हमने फाइनाइट मास का देखें, फाइनाइट मास डी थीटा 1 थीटा 2, तो पहली बात तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर नहीं, अब इधर होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा आपका आई परपेंडिकुलर विल बी कितना था, के लैम्डा बाई डी, तो यहां पर हो जाएगा जी लैम्डा बाई डी
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और आई पैरेलल पहले इधर आता था, इस बार अब इधर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा यूं समझो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इधर आएगा। और आई पैरेलल कितना आएगा, जी लैम्डा बाई डी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। तो ये जैसे हमने उसमें डिस्कस किया था कि मतलब ई पैरेलल हमेशा आपका थीटा 2 की डायरेक्शन में होगा, तो इसमें बस इतना ही चेंज है कि इस बार आई पैरेलल आपका थीटा 2 के अपोजिट, ओके, मतलब थीटा 1 की डायरेक्शन। उसके बाद आप इन्फानाइट रॉड पे आ जाएं। इन्फानाइट मास है, इन्फानाइट मास सेपरेशन डी, तो इस बार पैरेलल में 0 होगा और आई परपेंडिकुलर होगा आपका जी लैम्डा, मतलब 2 का लैम्डा अपॉन डी, यार यहां पर हो जाएगा 2g लैम्डा अपॉन डी। तो सेम है, k की जगह आप रिप्लेस कर देंगे g से। उसके बाद एक रिंग, जिसका टोटल मास m है और इसकी एक्सिस पे x डिस्टेंस पे रेडियस r इसकी। अगर मुझे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी I निकालनी है तो I कितनी होगी, जैसे उसकी कितनी आती थी, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां पर इसकी आएगी k की जगह g, q की जगह m इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और वो होगी किधर, टुवर्ड्स द मास इधर। और अगर पीछे देखेंगे तो किधर होगी, इधर। ठीक है, और इसका अगर ग्राफ बनाए तो वही बात है कि मैक्सिमम कहाँ होगी, तो मैक्सिमम होगी आपकी x इक्वल टू आर बाई रूट 2 पे। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, जैसे हियर इज x इज 0 और दिस इज r बाई रूट 2, हियर माइनस r बाई रूट 2। तो यहां पर मैक्सिमम होगी, इन्फिनिटी पे 0 होगी और सेंटर पे भी 0 होगा। सेंटर पे जैसे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसमें भी x को 0 पुट करेंगे तो I कितना होगा, 0। अब r इक्वल टू x इक्वल टू आर बाई रूट 2 पे मैक्सिमम है, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप पॉजिटिव x में देखेंगे, अगर आप पॉजिटिव x में इधर देखते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इधर है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब नीचे बनेगा। और r बाई रूट 2 पे मैक्सिमम, और उसके बाद इन्फिनिटी पे जाते जाते कितना हो जाएगा, 0। और माइनस आर बाई रूट 2 पे भी मैक्सिमम है, लेकिन अब इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ऊपर बनेगा ग्राफ, इन्फिनिटी पे 0 एंड देन आर बाई रूट 2 पे मैक्सिमम, और फिर ये x इक्वल टू 0 पे 0। तो बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब डिस्क का देखो। तो एक डिस्क जिसपे मास डेंसिटी सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर है, रेडियस इसकी r है, और इससे x डिस्टेंस पर अगर हमें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी है तो हम जानते हैं कि चार्ज में कितनी होती थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम k को रिप्लेस करते हैं g से,
देन k क्या होता है 1/4πε0, दिस इज g, देन 1/ε0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πg, 4π इंटू जी। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इधर होगी और कितनी होगी सिग्मा अपॉन 2, और 1/ε0 की जगह क्या हो जाएगा 4πg, तो सिग्मा 4πg बाई 2 1 माइनस एक्स अपॉन, तो आपको k को रिप्लेस करना है g से, और k होता है 1/4πε0, वेरी सिंपल। ओके, अब इसमें अगर हम x को 0 पुट कर दें, x 0 मतलब बहुत ही नजदीक, तो इंटेंसिटी हो जाती है सिग्मा 4πg बाई 2, मतलब कांस्टेंट। तो इनफाइनाइट शीट बन गई, इनफाइनाइट शीट, x 0 होते ही क्या बन गया इनफाइनाइट शीट। उसके बाद यहां पर अगर स्फीयर्स की बात करें, स्फीयर्स, तो यहां पर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग जैसा कुछ भी नहीं है, दो ही स्फीयर बनेंगे, होलो एंड सॉलिड। तो अगर हम होलो की बात करें तो होलो में मास पूरा सरफेस पे रहेगा, जैसे चार सरफेस पे रहता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आई विल बी 0, और इसके बाहर कितना होगा, तो बाहर इसका ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी टुवर्ड्स द मास सरफेस के परपेंडिकुलर और कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और कितना होगा, आई विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब सॉलिड की बात करें, मतलब जैसा अगर कोई सॉलिड गोला है, सॉलिड के अंदर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी सेंटर पे 0 होती है, और अगर इसकी रेडियस r है, हम कहें किसी r पे, और r अगर स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है, तो वहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी आई थी हमारी, उस केस में आई थी रो r अपॉन, और एप्सिलॉन नॉट को हम किससे रिप्लेस करेंगे 1/ε0 को 4πg से। तो रो यहाँ पर मास डेंसिटी है, रो kg पर मीटर क्यूब, तो रो इंटू 4πg इंटू आर अपॉन 3, ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी इसके अंदर। और बाहर कितनी होगी, तो r ग्रेटर देन r के लिए तो ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, और वहां पर हो जाएगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अंदर लीनियरली वेरी करती है और बाहर ऐसे वेरी करती है। तो अब अगर वेरिएबल मास डेंसिटी का क्वेश्चन आ जाए, तो वेरिएबल मास डेंसिटी में आपको अंदर मास निकालना पड़ेगा और उसकी सरफेस पे जी एम अपॉन आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। जैसे हम गॉस लॉ में निकालते हैं वैसे ही निकालना पड़ेगा इसको, इसमें भी गॉस लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम रिजेंबल करता है। तो जैसे मान लो इसमें बोल दे कि इसके अंदर जो मास है m, वो ऐसा है m0 इंटू आर, तो इस स्फीयर के अंदर r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो आप इसको ऐसा मान लें कि ये बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है कि जो चार्ज डेंसिटी है रो, वो रो नॉट आर है, मतलब मास डेंसिटी रो नॉट आर है, तो आर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, तो इसको आप चार्ज डेंसिटी मान लें। क्या मान लें, चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी मान के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें, और इलेक्ट्रिक फील्ड में से आप एप्सिलॉन नॉट को 1/ε0 को 4πg से रिप्लेस कर दें, सिंपल, ठीक है। अब अगर इसमें
कैविटी हो या इसके अंदर की बात करें हम, तो ये जैसे सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर में जैसे हर जगह चार्ज होता है तो हर जगह मास है। और अगर हम एक टनल बना दें, जैसा हम बनाया, ये कोई टनल है, तो ये मान लो डी डिस्टेंस पर है और इस टनल में कोई स्मॉल एम रखा हुआ है मास, तो वो एसएचएम करता है, यहाँ पे उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो जो जैसा उसमें आता था कि चाहे आप टनल कहीं पे भी बना दो, टाइम पीरियड हमेशा सेम रहता है। कितना आता है टाइम पीरियड, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट या फिर के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। तो के को आप जी से रिप्लेस कर दो और क्यू को आप एम से, तो जी एम आर अपॉन आर क्यूब, ये अंदर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी रहती है। ठीक है, तो अब आप इस आर पे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इधर होगी, इस मास पे फोर्स होगा। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट करके आप फाइंड कर सकते हैं कि इस पे कितना फोर्स लगेगा। और टाइम पीरियड जो आता है आपका 2 पाई एम अपॉन के आर क्यूब था या कितना था, 2 पाई एम आर क्यूब अपॉन के क्यूब क्यूब। तो सिमिलर इसमें लग जाएगा आपका, उसमें टाइम पीरियड आता था 2 पाई, अगर मास m है तो m आर क्यूब अपॉन के क्यू क्यू। तो ऐसे ही इसमें टाइम पीरियड निकल जाएगा जब आप इससे फोर्स निकालेंगे उस मास पे। अगर इसको मैं कैपिटल M ले लूँ तो आप ट्राई करना, बहुत ही सिंपली सी इसका फोर्स निकल आएगा। और टनल के बाद हम बात कर लें कैविटी पे। तो ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। कैविटी के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर, तो इस सॉलिड मास के अंदर कैविटी, तो कैविटी के अंदर क्या कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। आई कांस्टेंट होगा कितना, रो, और रो एल अपॉन 3, और एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई जी। तो ये इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है हर जगह। और किधर होगा, इसके मिलाने वाले इस एल वेक्टर के अपोजिट होगा, क्योंकि इस अब सारा ही नेगेटिव चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है। तो एल वेक्टर के पैरेलल होगा बट अपोजिट होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एल वेक्टर है तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये आपकी ग्रेविटी में टनल हो गया, आपके ये कैविटी हो गया। और उसके बाद कैविटी हो और बाहर कहीं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी हो तो उसमें आप प्लस रो माइनस रो मान लें और फाइंड कर लें। इसमें चार्ज इंड्यूस होता है, वैसे मास इंड्यूस जैसा कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है। तो बाकी कंडक्शन जैसा इसमें कोई अलग से फिनोमेना नहीं होता है। अब बात करें हम पोटेंशियल की, क्योंकि दो मास अगर रखे होते हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पहली बात पोटेंशियल एनर्जी की कर लें। तो एक मास m1 और इससे r डिस्टेंस पे दूसरा मास है m2, तो इनके बीच में फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का लग रहा है। इसका मतलब अट्रैक्शन वाला फोर्स लगता है आपका अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ तो पॉजिटिव मास है ही, इसका मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव मास है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इनकी नेगेटिव। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी, -Gm1 अपॉन आर। ये तो इसका पोटेंशियल होता है m1 का r डिस्टेंस पे पोटेंशियल को हम v से लिखेंगे तो वो होता है -Gm1 अपॉन आर। और किसी भी मास
कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वहाँ पर U इज इक्वल टू एम इंटू पोटेंशियल, जैसे QV होता है MV हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी कब, जब पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज 0। और इन्फिनिटी पे अगर कुछ पोटेंशियल एनर्जी हुई, मान लो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी इज U नॉट, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U नॉट एंड प्लस दिस पोटेंशियल एनर्जी माइनस G m1 m2 अपॉन R। सो दिस वाज द टुडे सेशन, और आई होप आप इसको और ज़्यादा मिक्सअप करके अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।